नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आंधी। आज इसका अंतिम भाग देखेंगे। अब तक जो हमने किया उसमें रामेश्वर आ चुका है। प्रज्ञा सारथी का जो पाठशाला है वहां पर उसे रोकने की व्यवस्था की जा रही है। तो आइए अब आगे देखते हैं। 2 दिनों में हम लोग अच्छी तरह रहने लगे। घर का कोना कोना आवश्यक चीजों से भर गया। प्रज्ञा सारथी इसमें बराबर हम लोगों के साथी हो रहे थे और सबसे अधिक आश्चर्य मुझे मालती को देखकर हुआ। वह मानो इस जीवन की संपूर्ण गृहस्थी यहाँ सजाकर रहेगी। मालती कौन है? रामेश्वर की पत्नी है। मालती एक स्वस्थ युवती थी, किंतु दूर से देखने में अपनी छोटी सी आकृति के कारण वह बालिका सी लगती थी। उसकी तीनों संतानें बड़ी सुंदर थी। मिन्ना 6 बरस का था, रज्जन 4 का और कमलो 2 की थी। कमलो सचमुच एक गुड़िया थी। कल्लू का उससे इतना घना परिचय हो गया कि दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं। कल्लू कौन है? जो बिन माँ का बेटा बच्चा है और यहीं पर रह रहा है। मैं सोच रहा था कि प्राणी क्या स्नेह में ही उत्पन्न होता है। अज्ञात प्रदेशों से आकर वह संसार में जन्म लेता है, फिर अपने लिए स्नेह में संबंध बना लेता है। किंतु मैं सदैव इन बुरी बातों से भागता ही रहा। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य। इन्हीं कई दिनों में रामेश्वर के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह उमड़ा कि मैं उसे एक क्षण छोड़ने के लिए प्रस्तुत न था। अब हम लोग साथ बैठकर भोजन करते, साथ ही टहलने निकलते। बातों का तो अंत ही न था। कल्लू तीनों लड़कों को बहलाए रहता, दुलारे खाने पीने का प्रबंध कर लेता। रामेश्वर से मेरी बातें होती और मालती चुपचाप सुना करती। कभी कभी बीच में कोई अच्छी सी मीठी बात बोल भी देती। और प्रज्ञा सारथी तो मानो एक पाठशाला ही मिल गई थी। वे गार्हस्थ जीवन का चुपचाप अच्छा सा अध्ययन कर रहे थे। एक दिन मैं बाजार से अकेला लौट रहा था। बंगले के पास में पहुंचा ही था कि लैला मुझे दिखाई पड़ी। वह अपने घोड़े पर सवार थी। मैं क्षण भर तक विचारता रहा कि क्या करूं। तब तक घोड़े से उतरकर वह मेरे पास चली आई। मैं खड़ा हो गया था। उसने पूछा, बाबूजी, आप कहीं चले गए थे? मैंने कहा, हाँ। अब इस बंगले में आप नहीं रहते? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं लैला, मैंने घबरा कर उससे कहा। क्या बाबूजी? वह चिट्ठी है मेरे ही पास। क्यों? मैंने उसमें कुछ झूठ कहा था। झूठ? लैला की आंखों से बिजली निकलने लगी थी। हाँ लैला, उसमें रामेश्वर ने लिखा था कि मैं तुमको नहीं चाहता, मुझे बाल बच्चे हैं। तुम झूठे दगाबाजा, कहती हुई लैला अपनी छुरी की ओर देखती हुई दांत पीसने लगी। मैंने कहा, लैला, तुम मेरे दिल से दिलगी करते थे। कितने रज की बात है। वह कुछ न कह सकी, वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने देखा कि बड़ी आफत है। कोई मुझे इस तरह यहाँ देखेगा तो क्या कहेगा। मैं तुरंत वहां से चल देना चाहता था, किंतु लैला ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे लिए दुनिया में एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी। वह मेरी हंसी थी। इसे जानकर आज मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुमको मार डालूं या आप ही मर जाऊं। लैला दांत पीस रही थी। मैं कांप उठा, अपने प्राणों के भय से नहीं, किंतु लैला के साथ अदृष्ट के खिलवाड़ पर और अपनी मूर्खता पर। मैंने प्रार्थना के ढंग से कहा, लैला, मैंने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब तुम उसको भूल जाओ। तुम भूल सकते हो? मैं नहीं, मैं खून करूंगी। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। किसका लैला? मेरा? ओह नहीं, तुम्हारा नहीं। तुमने एक दिन मुझे सबसे बड़ा आराम दिया है, हो वह झूठा। यानी चाहे झूठ कहा, लेकिन वो मुझे बड़ा सुखदायी लगा। तुमने अच्छा नहीं किया था, तो भी मैं तुमको अपना दोस्त समझती हूं। तब किसका खून करोगी? उसने गहरी सांस लेकर कहा, अपना या किसी। फिर चुप हो गई। मैंने कहा, तुम ऐसा न करोगी लैला। मेरा और कुछ कहने का साहस नहीं होता था। उसी ने फिर पूछा, वह तो तेज हवा चलती है, जिसमें बिजली चमकती है, बर्फ गिरती है, जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ डालती है, हम लोगों के घरों को उजाड़ ले जाती है। आंधी? मैंने बीच में ही कहा।
हाँ, वही मेरे यहाँ चल रही है, कहकर लैला ने अपनी छाती पर हाथ रख दिया। लैला, मैंने अधीर होकर कहा, मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ। उसने भी व्याकुलता से मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं उसे दिखा दूंगा, पर तुम उसकी कोई बुराई तो न करोगी? मैंने कहा। खुश, कहकर लैला ने अपनी काली आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, अच्छा लैला, मैं दिखा दूंगा, कल मुझसे यहीं मिलना। कहती हुई वह अपने घोड़े पर सवार हो गई। उदास लैला के बोझ से वह घोड़ा भी धीरे धीरे चलने लगा और लैला झुकी हुई सी उस पर मानो किसी तरह बैठी थी। मैं वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक पाठशाला की ओर लौटा। प्रज्ञा सारथी पीपल के नीचे शिलाखंड पर बैठे थे। मिन्ना उसके पास खड़ा उसका मुंह देख रहा था। प्रज्ञा सारथी की रहस्यपूर्ण हंसी आज अधिक उदार थी। मैंने देखा कि वह उदासीन विदेशी अपनी समस्या हल कर चुका है। बच्चों की चहल पहल ने उसके जीवन में वांछित परिवर्तन ला दिया है और मैं कह चुका था, इसीलिए दूसरे दिन लैला से भेंट करने पहुंचा। देखता हूं कि वह पहले से ही वहां बैठी है। निराशा से उदास उसका मुंह आज पीला हो रहा था। उसने हंसने की चेष्टा नहीं की और न मैंने पूछा। उसने पूछा, तो कब, कहाँ चलना होगा? मैं तो सूरत में उससे मिली थी, वहीं उसने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया था। अब कहाँ चलना होगा? मैं भोचंका सा हो गया। लैला को विश्वास था कि सूरत, बंबई, कश्मीर, वह चाहे कहीं हो, मैं उसे लिवाकर चलूंगा ही और रामेश्वर से भेंट करा दूंगा। संभवतः उसने मेरे परिहास का दंड निर्धारित कर लिया था। मैं सोचने लगा, क्या कहूं? लैला ने फिर कहा, मैं उसकी बुराई न करूंगी, तुम डरो मत। मैंने कहा, वह यहीं आ गया है, उसके बाल बच्चे सब साथ है। लैला, तुम चलोगी? वह एक बार सिर से पैर तक कांप उठी और मैं भी घबरा गया। मेरे मन में नई आशंका हुई, आज मैं क्या दूसरी भूल करने जा रहा हूं? उसने संभल कर कहा, हाँ चलूंगी बाबू। मैंने गहरी दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखा तो अंधड़ नहीं, किंतु एक शीतल मलय का व्याकुल झोंका उसकी घुंघराली लटों के साथ खेल रहा था। ऐसे लग रहा था कि लैला शांत हो गई है। मैंने कहा, अच्छा, मेरे पीछे पीछे चलो। मैं चला और वह मेरे पीछे थी। जब पाठशाला के पास पहुंचा तो मुझे हारमोनियम का स्वर और मधुर आलाप सुनाई पड़ा। मैं ठिठक कर सुनने लगा रमणी कंठ की मधुर ध्वनि। मैंने देखा कि लैला की भी आंखें उस संगीत के नशे में मतवाली हो चली है। उधर देखता हूं तो कमलों को गोद में लिए प्रज्ञा सारथी भी झूम रहे हैं। अपने कमरे में मालती छोटे से सफरी बाजे पर पीलू गा रही है और अच्छी तरह गा रही है। रामेश्वर लेटा हुआ उसके मुंह की ओर देख रहा है, पूर्ण तृप्ति के भाव के साथ। प्रसन्नता की माधुरी दोनों के मुख पर खेल रही है। पास ही श्री रंजन और मिन्ना बैठे हुए अपने माता पिता को देख रहे हैं। हम लोगों के आने की बात कौन जानता है। मैंने एक क्षण के लिए अपने को कोसा। इतने सुंदर संसार में क्लह की ज्वाला जलाकर मैं तमाशा देखने चला था। हाय रे मेरा कुतूहल। और लैला स्तब्ध अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक न जाने क्या देख रही थी। मैं देखता था कि कमलो प्रज्ञा सारथी की गोद से धीरे धीरे खिसक पड़ी और बिल्ली की तरह पैर दबाती हुई अपनी माँ की पीठ पर हंसती हुई गिर पड़ी और बोली, माँ, और गाना रुक गया। कमलो के साथ मिन्ना और रंजन भी हंस पड़े। रामेश्वर ने कहा, कमलो, तू बली पाजी है ले। बा पाजी लाल कहकर कमलो ने अपनी नन्ही सी उंगली उठाकर हम लोगों की ओर संकेत किया। रामेश्वर तो उठकर बैठ गई। मालती ने मुझे देखते ही सिर का कपड़ा तनिक आगे की ओर खींच लिया और लैला ने रामेश्वर को देखकर सलाम किया। दोनों की आंखें मिली। रामेश्वर के मुंह पर पल भर के लिए एक घबराहट दिखाई पड़ी। फिर उसने संभल कर पूछा, अरे लैला, तुम यहाँ कहाँ? चार यारी न लोगे बाबू? कहती हुई लैला निर्भीक भाव से मालती के पास जाकर बैठ गई। मालती लैला पर एक सजल मुस्कान छोड़ती हुई उठ खड़ी हुई। लैला उसका मुंह देख रही थी, किंतु उस ओर ध्यान न देकर मालती ने मुझसे कहा, भाई जी, आपने जलपान नहीं किया? आज तो आप ही के लिए मैंने सूरन के लड्डू बनाए हैं। तो देती क्यों नहीं पगली? मैं सवेरे से ही भूखा भटक रहा हूं, मैंने कहा।
मालती जलपान ले आने के लिए गई। रामेश्वर ने कहा, 4 यारी ले आई हो? लैला ने हाँ कहते हुए अपना बैग खोला। फिर रुककर उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला। रामेश्वर से लिपटा हुआ चौकोर ताबीज का सीवन खोलकर उसने वह चिट्ठी निकाली। रेशम से लिपटा हुआ चौकोर ताबीज का सीवन खोलकर वह चिट्ठी निकाली। मैं स्थिर भाव से देख रहा था। लैला ने कहा, पहले बाबूजी इस चिट्ठी को पढ़ दीजिए। रामेश्वर ने कंपित हाथों से उसे खोला। वह उसी का लिखा हुआ पत्र था। उसने घबराकर लैला की ओर देखा। लैला ने शांत स्वरों में कहा, पढ़िए बाबू, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूं। रामेश्वर ने दृढ़ता से पढ़ना शुरू किया या आरंभ किया, जैसे उसने अपने हृदय का समस्त बल आने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए एकत्र कर लिया हो, क्योंकि मालती जलपान लिए आ ही रही थी। रामेश्वर ने पूरा पत्र पढ़ लिया, केवल नीचे अपना नाम नहीं पढ़ा। मालती खड़ी सुनती रही और मैं सूरन के लड्डू खाता रहा। बीच बीच में मालती का मुंह देख लिया करता था। उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, भाई जी, लड्डू कैसे हैं? यह तो आपने बताया ही नहीं, धीरे से खा गए। जो वस्तु अच्छी होती है वही तो गले में धीरे से उतार ली जाती है, नहीं तो कड़वी वस्तु के लिए थू थू न करना पड़ता। मैं कह ही रहा था कि लैला ने रामेश्वर से कहा, ठीक तो मैंने सुन लिया, अब आप उसको फाड़ डालिए। अब आपको 4 यारी दिखाऊं? रामेश्वर सचमुच पत्र फाड़ने लगा। चिंदी चिंदी उस कागज के टुकड़े की उड़ गई और लैला ने एक छिपी हुई गहरी सांस ली, किंतु मेरे कानों ने उसे सुन नहीं लिया। वह तो एक भयानक आंधी से कम न थी। लैला ने सचमुच एक सोने की 4 यारी निकाली, उसके साथ एक सुंदर मूंगे की माला। रामेश्वर ने 4 यारी लेकर देखा। उसने मालती से 50 के नोट देने के लिए कहा। मालती अपने पति के व्यवसाय को जानती थी। उसने तुरंत नोट दे दिए। रामेश्वर ने जब नोट लैला की ओर बढ़ाए, तभी कमलो सामने आकर खड़ी हो गई। बा लाल, रामेश्वर ने पूछा, क्या है रे कमलो? पतली सी सुंदर बालिका ने रामेश्वर के गालों को अपने छोटे से हाथों से पकड़कर कहा, लाल। लैला ने नोट ले लिए थे। पूछा, बाबूजी, मूंगे की माला न लीजिएगा? नहीं। लैला ने माला उठाकर कमलो को पहना दी। रामेश्वर नहीं कर ही रहा था, किंतु उसने सुना नहीं। कमलो ने अपनी मां को देखकर कहा, मां, लाल। वह हंस पड़ी और कुछ नोट रामेश्वर को देते हुए बोली, तो ले लो न, इसका भी दाम दे दो। लैला ने तीव्र दृष्टि से मालती को देखा। मैं तो सहम गया था। मालती हंस पड़ी। उसने कहा, क्या दाम न दोगी? लैला कमलो का मुंह चूमती हुई उठ खड़ी हुई। मालती अवाक, रामेश्वर स्तब्ध, किंतु मैं प्रकृतिस्थ था, यानी एक जगह स्थिर था। लैला चली गई। मैं विचारता रहा, सोचता रहा, कोई अंत न था और छोर को तो पता नहीं। लैला, प्रज्ञा सारथी, रामेश्वर और मालती सभी मेरे सामने बिजली के पुतलों से चक्कर काट रहे थे। संध्या हो चली थी, किंतु मैं पीपल के नीचे से उठ न सका। प्रज्ञा सारथी अपना ध्यान समाप्त करके उठे। उन्होंने मुझे पुकार कर, श्रीनाथ जी, मैंने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, कहिए, आज तो आप भी समाधिस्थ रहे। तब भी इसी पृथ्वी पर था, जहां लालसा क्रंदन करती है, दुखानुभूति हंसती है और नियति अपनी मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्रूर मनोविनोद करती है, किंतु आप तो बहुत ऊंचे किसी स्वर्गीय भावना में। ठहरिए श्रीनाथ जी, सुख और दुख, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच में है वह सत्य जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मुझे क्षमा कीजिए, अंतरिक्ष में उड़ने की मुझ में शक्ति नहीं है, मैंने परिहास पूर्वक कहा। साधारण मन की स्थिति को छोड़कर जब मनुष्य कुछ दूसरी बात सोचने के लिए प्रयास करता है, तब क्या वह उड़ने का प्रयास नहीं? हम लोग कहने के लिए द्विपद हैं, किंतु देखिए तो जीवन में हम लोग कितनी बार उचकते हैं, उड़ान भरते हैं। वही तो उन्नति की चेष्टा है, इच्छा है। जीवन के लिए संग्राम और भी क्या क्या नाम से प्रशंसित नहीं होती, तो मैं भी इसकी निंदा नहीं करता। उठने की चेष्टा करनी चाहिए, यानी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, किंतु
आप यही न कहेंगे कि समझ बूझकर एक बार उचकना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए, किंतु उस एक बार को, उस अचूक अवसर को जानना सहज नहीं है कि वो हमें अवसर कब मिल रहा है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो मनुष्य को, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, बार बार धोखा खाना पड़ता है। उन्नति को उससे भिन्न विभिन्न रूपों में अपनी आवश्यकताओं के साथ इतना मिलाया है कि उसे सिद्धांत बना लेना पड़ता है कि उन्नति का द्वंद पतन ही है। संयम का वज्र गंभीर नाद प्रकृति से नहीं सुनते हो। शारीरिक कर्म तो गौण है, मुख्य संयम तो मानसिक है। श्रीनाथ जी, आज लैला का वह मन का संयम क्या किसी महानदी की प्रखर धारा के अंचल बांध से कम था? मैं तो देखकर अवाक था। उसकी उस समय विचित्र परिस्थिति रही, फिर भी कैसे सब निर्विघ्न समाप्त हो गया, उसे सोचकर तो मैं अब भी चकित हो जाता हूं। क्या वह इस भयानक प्रतिरोध के धक्के को संभाल लेगी? लैला के वक्षस्थल में कितना भीषण अंधड़ चल रहा होगा, यानी विचारों का उथल पुथल होगा, इसका अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। मैं अब भी इससे भयभीत हो रहा है, मन अब भी इससे भयभीत हो रहा है। यहाँ क्या है? मन। प्रज्ञा सारथी चुप रहकर धीरे धीरे कहने लगे, मैं तो कल जाऊंगा। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो रामेश्वर को भी साथ चलने के लिए कहूं। बंबई तक हम लोगों का साथ रहेगा और मालती इस भियावनी छाया से शीघ्र ही दूर हट जाएगी। फिर तो सब कुशल ही है। मेरे त्रस्त मन को शरण मिली। मैंने कहा, अच्छी बात है। प्रज्ञा सारथी उठ गए। मैं वहीं बैठा रहा और भी बैठा रहता, यदि मिन्ना और रज्जन की किलकारी और रामेश्वर की डांड डपट, मालती की कलछी की खटखट का कोलाहल जोर न पकड़ता और कल्लू सामने आकर न खड़ा हो जाता। प्रज्ञा सारथी रामेश्वर और मालती को गए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। अभी तक उस वास्तविक संसार का कोलाहल सुदूर से आती हुई मधुर संगीत की प्रतिध्वनि के समान मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं अभी तक उस मादकता को उतार न सका था। जीवन में पहले किसी निश्चिंतता का विराग नहीं, न तो वह बेपरवाही रही। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। कुछ करने की इच्छा क्यों? मन के कोने से चुटकी लेते कौन पूछ बैठा? किए बिना तो रहा नहीं जाता। करो भी, पाठशाला से क्या मन उब चला? उतने से संतोष नहीं होता, और क्या चाहिए? यही तो समझ नहीं सका। नहीं तो यह प्रश्न ही क्यों करता कि अब मैं कैसे मैंने झुंझला कर कहा। मेरी बातों का उत्तर लेने देने वाला मुस्कुरा कर हट गया। मैं चिंता के अंधकार में डूब गया। वह मेरी ही गहराई थी जिसकी मुझे था न लगी, यानी मैं अपने से ही बात कर रहा था जिसका मुझे था, यानी पता नहीं लगा। मैं प्रकृतिस्थ हुआ कब? जब एक उदास और ज्वालामयी तीव्र दृष्टि मेरी आंखों में घुसने लगी। उसने अपने उस अंधकार में मैंने एक ज्योति देखी। मैं स्वीकार करूंगा कि वह लैला थी। इस पर हंसने की इच्छा तो हंस लीजिए, किंतु मैं लैला को पा जाने के लिए विकल नहीं था, क्योंकि लैला जिसको पाने की अभिलाषा करती थी वही उसे न मिला, और परिणाम ठीक मेरी आंखों के सामने था। तब मेरी सहानुभूति क्यों जगी? हाँ, वह सहानुभूति थी। लैला जैसे दीर्घ पथ पर चलने वाले मुझ पथिक की चिरसंगनी थी। उस दिन इतना ही विश्वास करके मुझे संतोष हुआ। रात को कलवा ने पूछा, बाबूजी, आप घर न चलिएगा? मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसने हट भरी आंखों से फिर वही प्रश्न किया। मैंने हंसकर कहा, मेरा घर तो यही है रे कलुआ। नहीं बाबूजी, जहां मिन्ना गए हैं, जहां रज्जन और जहां कमलो गई है, वही तो घर है। जहां बहूजी गई हैं, बहूजी यानी मालती, जहां बाबूजी। हठात प्रज्ञा सारथी का मुझे स्मरण हो आया, यानी अचानक से कौन याद आ गया? प्रज्ञा सारथी। मुझे क्रोध में कहना पड़ा, कलुआ, मुझे और कहीं घरवर नहीं है। फिर मन ही मन कहा, इस बात को वह बोध समझता था। सबको घर है, बाबूजी को, बहूजी को, मिन्ना को, सबको, आपको नहीं है, उसने ठुनकते हुए कहा। किंतु मैं अपने ऊपर झुंझला रहा था। मैंने कहा, बकवाद यानी बकवास न कर, जा सो जा, आजकल तू पढ़ता नहीं। कलवा सिर झुकाए
व्यथा भरे वक्षस्थल को दबाए अपने बिछौने पर जा पड़ा और मैं उस निस्तब्ध रात्रि में जागता रहा। खिड़की में से झील का आंदोलित जल दिखाई पड़ रहा था और मैं आश्चर्य से अपना ही बनाया हुआ चित्र उसमें देख रहा था। चंदा के प्रशांत जल में एक छोटी सी नाव थी जिस पर मालती रामेश्वर बैठे थे और मैं डांडा चला रहा था। प्रज्ञा सारथी तीर यानी किनारे पर खड़े बच्चों को बहला रहे थे। हम लोग उजली चांदनी में नाव में खेते चले जा रहे थे। सहसा चित्र में एक और मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वह थी लैला। मेरी आंखें तिलमिला गई। मैं जागता था, सोता था, यानी कल्पना कर रहा है। सवेरा हो गया था। नींद से भरी आंखें नहीं खुलती थी, तो भी बाहर से कोलाहल ने मुझे जगा दिया। देखता हूं तो ईरानियों का एक झुंड बाहर खड़ा है। मैंने पूछा, क्या है? गुल ने कहा, यहाँ का पीर कहाँ है? पीर? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वही जो पीला पीला कपड़ा पहनता था। मैं समझ गया, वे लोग प्रज्ञा सारथी को खोजते थे। मैंने कहा, वह तो यहाँ नहीं है, अपने घर गई। काम क्या है? एक लड़की को हया लगी है, यहीं का कोई आसेब है, पीर को दिखलाना चाहती हूँ, एक अधेड़ स्त्री ने बड़ी व्याकुलता से कहा। मैंने पूछा, भाई मैं तो यह सब कुछ नहीं जानता, वह लड़की कहाँ है? पड़ाव पर बाबूजी, आप चलकर देख लीजिए। आगे वह कुछ न बोल सकी, किंतु गुल ने कहा, बाबू तुम जानते हो, वही लैला। यानी इनको क्या लगता है कि लड़की को हया लगी है, नजर लगी है और वो पीर से उसे हटवाना चाहते हैं। आगे मैं न सुन सका। अपनी ही अंतध्वनि से मैं व्याकुल हो गया। यही तो होता है, किसी के उजड़ने से ही दूसरा बसता है। यदि यही विधि विधान है तो बसने का नाम उजड़ता ही है। यदि रामेश्वर, मालती और अपने बाल बच्चों की चिंता छोड़कर लैला कोई देखता तभी, किंतु वैसा हो कैसे सकता है? मैंने कल्पना की आंखों से देखा। लैला का विवरण सुंदर मुख, निराशा की झुलस से दयनीय मुख। उन ईरानियों से फिर बात न करके मैं भीतर चला गया और तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। मैंने सुना, कलवा डांट बताता हुआ कह रहा था, जाओ जाओ, यहाँ बाबा जी नहीं रहते। मैं लड़कों को पढ़ाने लगा। कितना आश्चर्यजनक भयानक परिवर्तन मुझ में हो गया। उसे देखकर ही मैं विस्मित होता था। कलवा इन्हीं कई महीनों में मेरा एकांत साथी बन गया। मैंने उसे बार बार समझाया, किंतु वह बीच बीच में मुझसे घर चलने के लिए कह बैठता ही था। मैं हताश हो गया। अब वह जब घर चलने की बात कहता तो मैं सिर हिलाकर कह देता, अच्छा अभी चलूंगा। दिन इसी तरह बीतने लगे। बसंत के आगमन से प्रकृति सिहर उठी। वनस्पतियों की रोमावली पुलकित थी। मैं पीपल के नीचे उदास बैठा हुआ शीतल पवन से अपने शरीर में फुरहरी का अनुभव कर रहा था। आकाश की आलोकमाला चंदा की बीचियों में डुबकियां लगा रही थी। निस्तब्ध रात्रि का आगमन बड़ा गंभीर था, यानी रात्रि शांत थी। दूर से एक संगीत की नन्ही नन्ही करुणा वेदना की तान सुनाई पड़ रही थी। उस भाषा को मैं नहीं समझता था। मैंने समझा यह कोई छलना होगी। फिर सहसा में विचार करने लगा कि नियति भयानक वेग से चल रही है। आंधी की तरह उसमें असंख्य प्राणी तृणतुलिका के समान इधर उधर बिखर रहे हैं। कहीं से लाकर किसी को वह मिला ही देती है और ऊपर से कोई बोझे की वस्तु भी लाद देती है। फिर वे चिरकाल तक एक दूसरे से संबद्ध रहे। सचमुच कल्पना प्रत्यक्ष हो चली। दक्षिण का आकाश धूसर हो चला। एक दानव ताराओं को निगलने लगा। पक्षियों का कोलाहल बढ़ा। अंतरिक्ष व्याकुल हो उठा। कड़कड़ाहट में सभी आश्रय खोजने लगे, किंतु मैं कैसे उठता? वह संगीत की ध्वनि समीप आ रही थी। वज्र निर्घोष को भेद कर कोई कलेजे से गा रहा था। अंधकार के साम्राज्य में तृण, लता, वृक्ष सचराचर कंपित हो रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। कलवा की चित्कार सुनकर भीतर चला गया। उस भीषण कोलाहल में भी वही संगीत ध्वनि पवन के हिंडोले पर झूल रही थी, मानो पाठशाला के चारों ओर लिपट रही थी। सहसा एक भीषण अर्राहट हुई। अब मैं टॉर्च लिए बाहर गया। आंधी रुक गई थी। मैंने देखा पीपल की बड़ी सी डाल फटी पड़ी है और लैला नीचे दबी हुई अपनी भावनाओं की सीमा पार कर चुकी है। मैं अब भी चंदा तट की बौद्ध पाठशाला का अवैतनिक अध्यक्ष हूँ।
प्रज्ञा सारथी के नाम को कोसता हुआ दिन बिताता हूँ। कोई उपाय नहीं, वही मेरे जीवन का केंद्र है। आज भी मेरे हृदय में आंधी चला करती है, किसके विचारों की, और उसमें लैला का मुख बिजली की तरह कौंधा करता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। यहाँ जो शीर्षक है आंधी, आंधी से तात्पर्य क्या है? जो मानसिक विचार है, मानसिक उथल पुथल है, जो केवल मन को ही नहीं बल्कि जीवन को भी प्रभावित करती है, उसको यहाँ शीर्षक के रूप में लिया गया है। मुसाहर जाति के जो लोग हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के हैं, उनमें से एक लैला है। लैला के माध्यम से नारी के मनोभावों का चित्रण किया गया है। रामेश्वर और जो श्रीवास्तव हैं, दोनों मित्र हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है उसको दिखाया गया है। प्रज्ञा सारथी जो विद्वान व्यक्ति है, वो किस प्रकार संसार और ब्रह्मचर्य में तालमेल स्थापित करने की बात कहता है, उस परिस्थिति को भी यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो एक सामाजिक कहानी है कि समाज में अगर हमें अपनी जगह, अपनी स्थान बनाना है तो किसी न किसी रिश्ते को तोड़ना होगा, अपनी कुर्बानी देनी होगी, और हमें संतुलन बनाकर ही अपना जीवन व्यतीत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्रीवास्तव है वो केंद्र में है, उन्हीं के माध्यम से इस पूरी कहानी का चित्रण किया गया है। रामेश्वर उनके मित्र हैं, उनकी पत्नी मालती हैं, 3 उनके बच्चे हैं, और लैला जो मुसाहरों की जाति की स्त्री है, वो कैसे अपना जीवन समर्पित कर देती है अपने प्रेम के लिए, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।